फाइनली वो टाइम आ चुका है जब आप अपनी प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में पहुंच चुके हैं। अगर हम वीक की बात करें तो 28 वीक से लेके 40 वीक तक थर्ड ट्राइमेस्टर काउंट किया जाता है। अगर बात करें मंथ वाइज तो 7 मंथ से लेके 9 मंथ तक का पीरियड थर्ड ट्राइमेस्टर ही माना जाता है। तो इस ट्राइमेस्टर में आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे, आपके गर्भ में पल रहे बच्चे में क्या डेवलपमेंट होगी, उसका वेट कितना होगा, या आपको अपनी प्रिकॉशन कैसे रखनी है, ऐसे कौन से वार्निंग साइंस हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, ताकि आप जल्दी से उन वार्निंग साइन को जानते हुए ज़्यादा देरी ना करते हुए अपने डॉक्टर के पास, जो भी आपके कंसल्टेंट डॉक्टर हैं उनके पास आप जल्दी से जाएं। आपको कौन सी इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने जा रही हूँ। हे एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर ममता। तो इस वीडियो में मैं आपको थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में डिटेल में जानकारी देने जा रही हूँ। तो अगर सबसे पहले हम बात करें कि प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो जैसे कि आपको पता है एमिनोरिया, जो कि आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही स्टार्ट हो जाता है, ये अभी आपके डिलीवरी तक कंटिन्यू रहेगा। इसके साथ ही ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन मीन्स जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उसकी लोअर एब्डोमेन में आपको 10 to 20 मिनट तक की थोड़ी थोड़ी माइल्ड सी पेन फील होगी, जिसे हम ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, जो कि जब भी आपके यूट्रस का साइज बढ़ता है तो वो आपके जो यूट्रस के साथ राउंड लिगामेंट अटैच होता है उस पर स्ट्रेच पड़ने के कारण आपको वो कॉन्ट्रैक्शन फील होता है। इसके अलावा आपको फटीग, जिसे कि हम थकावट कहते हैं अपनी लोकल भाषा में, वो आपको ज़्यादा महसूस होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, या आपको मेनली उन केसेस में जिनमें मल्टीपल प्रेगनेंसी या जिनमें ट्विंस प्रेगनेंसी की संभावना होती है, तो उनमें वॉमिटिंग या नोजिया जैसी फीलिंग हो सकती है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि हर लेडी में ये प्रॉब्लम होगी। इसके साथ ही आपको कॉन्स्टिपेशन रह सकता है, जो कि आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बढ़ने के कारण होता है। तो आपने अपनी डाइट में फाइब्रस फूड इंक्लूड करना है, जिससे कि आपको आपकी बॉडी को अच्छे से फाइबर मिले और आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ना हो। आपने लिक्विड इंटेक भी अच्छे से रखना है ताकि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो। हार्टवर्म की प्रॉब्लम, जो कि जैसे यूट्रस का साइज बढ़ेगा तो जो भी आपके स्टमक में कंटेंट होगा, तो जो वॉल्व आपके ईसोफेगस और स्टमक के बीच में होता है, तो यूट्रस के प्रेशर के कारण उसका रिफ्लेक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो जिसके कारण आपको हार्टवर्म या एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी का टाइम आगे होता जाएगा तो आपके ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ेगा, उसके साथ ही आपका जो एरियोला है वो और डार्कर होगा। ये सारे चेंजेस जो हैं हार्मोनल चेंजेस के कारण आपकी बॉडी में दिखेंगे। अगर बात करें आपकी स्किन चेंजेस के बारे में, जिन्हें क्यूटेनियस चेंजेस के बारे में, तो आपके कई लेडीज़ में ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण उनको हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि आपके चीक रीजन में, फोरहेड में, नोज़ में या बॉडी के किसी भी पार्ट में आपको हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। या आपके टमी एरिया में भी आपको, मिड लाइन में भी आपको पिगमेंटेड लाइन सी दिखेगी, जिसे कि हम लीनिया निग्रा कहते हैं। या इसके साथ आपकी बॉडी में आपको स्ट्रेच मार्क, जो कि आपकी स्किन की ज़्यादा स्ट्रेचिंग के कारण आपकी स्किन में नज़र आएंगे। तो ये सारे जो भी चेंजेस हैं ये नेचुरल प्रोसेस है, तो इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा टेंस नहीं होना है। जैसे आपकी डिलीवरी होगी उसके बाद ये सारे चेंजेस नॉर्मल आ जाते हैं। तो कोई भी आपने अपनी बॉडी पे कोई भी अपनी मर्जी से ट्यूब अप्लाई नहीं करनी है, कोई भी ऑइंटमेंट विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आपने नहीं लेना है, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है जो जब भी आप अपनी बॉडी पे कुछ भी अप्लाई करेंगे तो जो भी आपके गर्भ में पल रहा शिशु है उसकी बॉडी पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है। तो विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आप कोई भी ट्रीटमेंट खुद से ना लें।
तो ये सब बातें तो हो गई आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में करवाने चाहिए, ताकि टाइम से ही आपको आपके गर्भ में पल रहे शिशु में कैसे बदलाव हो रहे हैं, उनमें कोई कमी तो नहीं है या कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, उन सब के बारे में आपको पता लगे। तो सबसे पहले तो आपको यूरिन टेस्ट करवाना है, ताकि उससे आपको पता लग जाए कि आपकी बॉडी में कोई यूटीआई की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है। इसके साथ ही आपको ब्लड टेस्ट करवाना है, जिसमें कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल देखा जाएगा, ताकि डिलीवरी के टाइम आपके हीमोग्लोबिन लेवल में कोई कमी ना आए। अगर कमी आती है तो आप में आपकी बॉडी में टाइम रहते ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया जाता है, तो उस सब की मैनेजमेंट प्रॉपर टाइम पे हो जाती है। जेस्टेशनल डायबिटीज, कई लेडीज़ में जेस्टेशनल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आ जाती है प्रेगनेंसी के टाइम में, तो इसके लिए भी आपको स्क्रीनिंग कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 8 मंथ में आपको अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना है, क्योंकि इस टाइम आपको पता लग जाता है कि जो आपका फीटस है उसमें कोई कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी तो नहीं है या कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं हो रहा है। अगर उसमें ये डिटेक्ट होता है तो इसके साथ ही और भी टेस्ट आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं, जो कि आपको कराना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके अलावा एनएसटी टेस्ट, जिसमें कि आपके गर्भ में पल रहे शिशु के हार्ट रेट देखी जाती है कि उसका हार्ट अच्छे से काम कर रहा है, हार्ट रेट अच्छी है। ये सारे जो जितने भी टेस्ट मैंने आपको बताए, तो ये आपको ज़रूर कराने हैं। अगर आप नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हेल्दी टिप्स फॉर हेल्दी थर्ड ट्राइमेस्टर। ओके, फर्स्ट वन इज स्टे हाइड्रेटेड, मीन्स आपको अच्छे से पानी पीना है। आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आपका एमनियोटिक फ्लूइड जिसमें कि आपका फिटस है वो अच्छे से प्रॉपर्ली ग्रो करे, तो आपको पानी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको अपनी डाइट अच्छे से लेनी है, आपकी डाइट न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, उसमें विटामिन्स और मिनरल्स की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जो भी आपको सप्लीमेंट दिए जाते हैं वो भी आपने प्रॉपर्ली लेने हैं। आप जैसे कैल्शियम ले रहे हैं, तो जो कैल्शियम आप ले रहे हैं वही आपका बेबी अंदर एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि जो उसके कार्टिलेज होते हैं वो बाद में बोन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छे कैल्शियम मिलने के कारण उसकी बोन भी अच्छे से डेवलप होती है। तो आपको कैल्शियम की कमी अपनी बॉडी में नहीं होने देनी है। तो आप इसके अलावा आप मिल्क का इंटेक भी कर सकते हैं। आपको कैंड या कोई भी प्रिजर्वेटिव आइटम नहीं यूज़ करनी है, क्योंकि जो भी प्रिजर्वेटिव आप यूज़ करते हैं उसे आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए वो अच्छे नहीं होते हैं। उससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपके बच्चे में हो सकता है, या कोई भी डिफॉर्मिटी या कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट बेबी में देखा जाता है। इसके अलावा आपको इस टाइम ट्रैवलिंग अवॉइड करनी है। आपको कहीं भी जाना है तो आप इस ट्राइमेस्टर से पहले आप कहीं भी ट्रैवलिंग कर सकते थे, पर आपको मेनली 8 मंथ में आपको एक ही जगह पे स्टे करना है। आपको ज़्यादा ट्रैवलिंग अवॉइड करनी है, कहीं हिली एरिया में नहीं जाना है। इसके अलावा आप जो भी हील्स वगैरह पहनते हैं वो आपको नहीं पहननी है, जिससे कि आपको बैकेक का इशू ज़्यादा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपने इस ट्राइमेस्टर में अवॉइड करनी है। जितना आप खुद का ध्यान रखेंगे तो वैसे ही सेफ आपकी इस ट्राइमेस्टर में जर्नी होगी। अगर बात की जाए बेबी की डेवलपमेंट के बारे में, तो इस ट्राइमेस्टर के स्टार्टिंग में उसका वेट 1 kg तक होता है। उसके बाद इस ट्राइमेस्टर के लास्ट में उसका वेट 2.5 kg से 3 kg तक हो जाता है। जहाँ तक बात की जाए इसके सेंस ऑर्गन के बारे में, इसकी आइज़ की मूवमेंट अच्छे से होने लग जाती है, वो अपनी आइज़ को ब्लिंक कर सकता है। इसके साथ ही जो डे टाइम और नाइट टाइम है उसको भी अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकता है। इसके अलावा उसके ईयर की कैपेसिटी, हियरिंग कैपेसिटी जिसे हम कहते हैं, वो अच्छे से सुन सकता है। मेनली जब भी
जो प्रेग्नेंट लेडी है वो कुछ कहेगी तो उस बात को वो बहुत ध्यान से सुनता है। उसके स्किन अच्छे से डेवलप हो जाती है, उसके हैंड की मूवमेंट, उसके फिंगर्स की मूवमेंट अच्छे से होने लगती है। बच्चा अंदर ही अंदर गर्म में मूवमेंट करता है, जिसे कि हम क्विकनिंग भी कहते हैं। तो कभी आपको किक की फीलिंग भी होती है, वो बेबी के मूवमेंट की फीलिंग आप इस दौरान कर सकते हैं। इसके साथ ही बेबी के सारे ऑर्गन इस ट्राइमेस्टर में अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। तो ये सारी बातें तो हुई बेबी के बारे में। अब ऐसे कौन से वार्निंग साइन हैं जिन्हें आपका जानना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि इन वार्निंग साइन को जानते हुए आप जल्दी से अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, या जो भी हॉस्पिटल में आपने अपनी प्लानिंग की है डिलीवरी करवाने की, आप नज़दीक के किसी भी हॉस्पिटल में उसमें जा सकते हैं। तो सबसे पहले लेबर पेन की हम बात करते हैं। तो इस ट्राइमेस्टर में कई बार ट्राइमेस्टर के बहुत नज़दीक ही, जैसे लास्ट टाइम से पहले ही कई लेडीज़ में लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है, जो कि कंफ्यूज हो जाती हैं कि ये ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है या लेबर पेन है। तो आप इन दोनों में कैसे डिफरेंस करेंगे कि ये ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है या लेबर पेन है? तो जो भी लेबर पेन होगी वो आपकी बैक रीजन से स्टार्ट होके आपके टमी एरिया में होगी, और ये पेन आपको कंटिन्यू रहेगी। पर इन केस ऑफ ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन आपको वो थोड़े थोड़े टाइम तक ही पेन फील होता है, और थोड़े टाइम भी वो आप रिलैक्स सा फील करोगे। इसके अलावा आपको अगर आपको वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो जो भी आपकी एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, कई केसेस में उसके रप्चर होने के कारण आपको वाटरी डिस्चार्ज होने लगता है। तो आपने देरी नहीं करनी है, आपने अपने हॉस्पिटल जहाँ पे आपने डिलीवरी का प्लान किया है वहाँ पे आपने जल्दी जाना है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो भी आपने अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, या आपके किसी फेस रीजन में, या आपके एंकल में, आपके हाथों में, या बॉडी के किसी भी पार्ट में आपको स्वेलिंग हो रही है, आपको चक्कर सा फील हो रहा है, तो तब भी आपने अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, क्योंकि कई केसेस में ज़्यादा बीपी बढ़ने की वजह से उनको प्री एक्लेम्सिया की प्रॉब्लम हो जाती है, या उनको फिट्स पड़ सकते हैं। तो आपके फैमिली के मेंबर को भी इन बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको टाइम से वो डॉक्टर के पास ले जाएं और आपकी ट्रीटमेंट टाइम रहते ही करवाएं, ताकि आपको और आपके बेबी में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये सारे वार्निंग साइन हैं जिन्हें आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब डिटेल थी थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में। मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपने बहुत ध्यान से सुनी होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है वो आगे से आगे शेयर करें, क्योंकि ताकि ये नॉलेज हर किसी को मिले, हर व्यक्ति को ये नॉलेज मिलनी चाहिए। नमस्कार।